अमेरिका जो है इस लड़ाई में 2 हफ्ते तक शमूलियत नहीं करेगा और अगले ही दिन अटैक करेगा। उसके अंदर का जो शर है ना, उसके अंदर का जो नाग है ना, वो निकल के आता है। मैं करते अगर उनके पास न्यूक्लियर होता, अमेरिका समेत किसी की जरूरत नहीं होनी थी कि वो वहां पे जाके अटैक करता। तक इंडियन गवर्नमेंट डिनाई नहीं करती। मेरी किताब में शिवानगी सिंह जो है जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। यार आप आजादी है ज़ाहिर राय मैं पे लानत कदम लगा रहे ऐसी हैं, आजादी गला पे- घोट रहे हैं आप आजादी है ज़ाहिर राय का। लानत भेजता हूं ऐसी आजादी हाँ। पे और ऐसी घटिया किस्म की बिलो द लाइन कमीन लोगों वाली बातें करने वाले। क्यों अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान ईरान को समझता है। और इस खित्ते में अब अगर अमन होना है तो वो चाइना और पाकिस्तान ही कराएंगे। उनके हाथों में थे प्ले कार्ड्स, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसराइल मुर्दाबाद, एक पे लिखा हुआ था अमेरिका मुर्दाबाद। दिल में उस इसराइल को बुरा कह रहा मैं लानत पे और कैदी नंबर 420, अच्छा उसका एग्जैक्ट नंबर भी 420 था। या 393 है होता मैं है। मनी लॉन्ड्रिंग की देखिए आ मेरी जाएगी, बात- फॉरेन फंडिंग की आ नहीं, जाएगी। मुज़ाकरात तो नहीं, मिन्नतों की बात कर रही है। पर गोबियों की दास्तानें और जहाज भर के डॉलरों के जा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों कुत्ते की मौत मरेंगे। कैदी नंबर जो भी है फलां उसको मरवाने वाले उसके अपनी जमात वाले। नहीं ये हो सर सकता फैसला ना। नहीं है ना सर फैसला है। एक सेकंड मेरी बात सुने। अपना ये अदालतें अपना मजाक उड़वाती हैं। नई नस्ल में अगर कोई इस मुल्क में साफत करना चाहता है उसको तो जरा बताएं वो साफत कर ले। सहाफत वो है जो मालकान की है, हाँ, और मालकान की अपनी ख्वाहिशात के ऊपर सहाफत होती है। लव गुरु जो है वो ईद पे फिल्म रिलीज लानत हुई। है वैसे हर उस शख्स पे जिसने लव गुरु की बुराई की। 75 करोड़ का वो फिल्म अभी तक बिजनेस कर चुकी है। पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान। शर्म करो, को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो ले लो। ये कहते थे जब हम खुश हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। उम्र से कोई ताल्लुक उम्र की बात ही नहीं हो रही। नहीं। रोल की बात है, उसने गुरु बनावे है। यार शान हीरो है। अच्छा जो जंग आप बताते हैं वसूला हो जाती है। अभी करा दो कराओ सीज फायर ताली मेहरबानी। लेकिन आपके दोस्त से मुझे मैं कहता हूँ तुफ है यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन। और रेड जोन में हमेशा की तरह वर्सटाइल मुबश्शिर लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट गोहर भट्ट मौजूद है। वेलकम टू द शो संजय भट्ट साहब। संजय भट्ट साहब। अच्छा जी, बात यह है कि संजय भट्ट के लिए एक बड़ी दुखी खबर है। चलो मैं कल मेरी बात हुई है 2 सहाफियों से हिंदुस्तान के अंदर, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो उनसे मैंने कहा यार वो शिवानगी सिंह का बताओ, भट्ट साहब ने कुछ सिंदूर वगैरह डालनी है। अच्छा, उनका हकीकत यह है कि शिवानगी सिंह लगता है कि मर गई है, अच्छा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लोकल बड़ा प्रेशर पड़ा है कि उसकी कोई तस्वीर दिखा दो, कोई पोस्टर दिखा दो, और उसकी फैमिली जो है उससे ही मिलवा दो या मुलाकात करा दो। तो वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब जब तक इंडियन गवर्नमेंट डिनाई नहीं करती, मेरी किताब में शिवानगी सिंह जो है जहन्नुम वासिल हो चुकी है। भट्ट साहब आपसे बड़ा दिली दुख है। बाबू सिंह S-400 पे एक इनका सिपाही मारा गया था। पहले तो उसकी मौत को इन्होंने छुपाने की कोशिश की, बाद में उसकी मौत जो है ना रोड एक्सीडेंट जाहिर किया गया और 50 लाख रुपए जो है ना वो उसके लवाकिन के लिए रखा गया। अब वो मुकर गई है इंडिया गवर्नमेंट और बाबू सिंह जो है ना उसकी मौत को तस्लीम कर लिया, लेकिन कहते हैं किसी हादसे में मर गया। उसकी फैमिली ने धरना दिया हुआ। अच्छा वैसे ये बड़ा मुबश्शिर साहब और नईम साहब सच्ची बात ये है कि शिवानगी सिंह जिंदा या मर गई ये मामला नहीं है। मामला ये है कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ी थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उस हिसाब से। ये तो उसको भेजने वालों को चाहिए था ना कि वो अकल से काम लेते कि किस दुश्मन के मुकाबले पे केड़ी बेचारी वाइट फाइटर पे वो मारी गई, जख्मी हुई है, मारी गई, जो भी हुआ सर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको ऑनर तो करे ना यार। आप साडे लिए तो दुश्मन सी सीधे मारे उस सोल्जर को ऑनर करे। साहब उसको इतना ज्यादा ऑनर करना चाहते हैं कि आज के जमाने में अगर ये रिवर्स सती कर जाते कि वो मरी है तो इन्होंने अपना चढ़ जाना। नहीं मैं नहीं कोई रिवर्स सती कहता, लेकिन मैं ये कह रहा, मुझे अफसोस हुआ। अब डिप्रेशन बढ़ी है इस बात सर। ये वाकई तन अफसोस की बात यह है कि एक शख्स अपने मुल्क के लिए मर जाए और आप उसको ऑनर। और आप ये देखें कि भट्ट साहब ये बड़ी जाती है, मुश्किल फातिहा भी नहीं पढ़ सकते। आपको लगता है कि वो शिवानगी भट्ट होते रहेगी? पता नहीं, हम फातिहा नहीं पढ़ सकते अब, जाहिर है, लेकिन अफसोस तो कर सकते हैं। नहीं ये देखे ना मुबश्शिर साहब की भी तो ख्वाहिश थी ना कि हम इंडिया को फतह कर ले, तो फिर वहां पे लौंडियां इन्होंने बनानी थी बहुत सारी। तो फिर गौरव आर्या नहीं, गौरव आर्या तो लानत पे गौरव आर्या ही भेजा, छड़ दे गौरव आर्या कुछ नहीं भेजा। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ डिफरेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसमें हमारे सारे पाकिस्तानी मर्दों की ख्वाहिश थी कि बहुत सारी हमने खवातीन के मांग में सिंदूर भरना था, लेकिन वो इंडिया डर पहले बड़ी छेती गया और फिर 1.5 घंटे बाद
माफी मंगनी शुरू हो गया। तो इसलिए जो है ना फिर वो काम रह गया, वरना सी ते अच्छा, इधर जाना सी। मगरबी संदूर की बात कर लें, उधर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, और अमेरिका ने, मुबशिर साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बरमला कहा कि मैंने 2 हफ्ते बाद फैसला करूंगा, 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं ईरान से बात भी करके देखता हूं। यहां तक नौबत आ गई, और एक थोड़ा इत्मीनान था कि चलें कम से कम अमेरिका जो है इस लड़ाई में 2 हफ्ते तक शमूलियत नहीं करेगा, और अगले ही दिन अटैक कर दिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि उसने कहा था कि 2 हफ्ते तक होगा, यानी 2 हफ्ते से पहले भी हो सकता था, मैक्सिमम 2 हफ्ते उसने कही। ठीक है। दूसरी बात है कि हमें हकीकत को समझना चाहिए, जो इजरायली और ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसका एक अपना बोझ है, और पिछले 150 साल से वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पूरे सिस्टम में। उनका एक कंट्रोल है, और वो फाइनेंशियल इदारे भी कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकल भी। तीसरी चीज यह है कि मुझे ये लगता है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका का हमला है वो मोर देन एनीथिंग एल्स ऑप्टिक्स है, क्योंकि उन इलाकों पे हमला किया गया है जिन पे इजराइल पहले मुतअद्दिद बार कर चुका है। तो यानी वहां पे तो कुछ था ही नहीं और कुछ करने के लिए। वो कहते हैं 3 जोहरी तंसीबात उड़ा दी, उन्हीं पे इजराइल ने भी किया था ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरी ईरानियन एम्बेसडर से खुद बात हुई है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और कुछ और 1-2 लोगों से बात हुई जो पहले पाकिस्तान में मुकीम थे और अब ईरान में है। तो बड़ी मुश्किल से बात हो रही थी, क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप हर जगह नहीं चल रहा, इंटरनेट डाउन है कई जगहों पे। देखिए, उनको भी मैं एक बात समझाता हूँ, ईरान भी हर थोड़ी देर के बाद कोई इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट छोड़ देता है। इंटरनेशनल स्टेज पे ना, मैं नईम साहब, अगर मैं आपको यहाँ पे तड़ी देता हूँ या भट्ट साहब को देता हूँ तो आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो इंटरनेशनल स्टेज पे भी वो लोग डर जाते हैं कि यार ये कर ही ना दे, और तो फिर आप एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे सामने आते हैं। तो इतना तजुर्बा है माशाल्लाह उस मुल्क का, इतने हजारों साल पुरानी उनकी डिप्लोमेसी है। आई थिंक अब उनको थोड़ा सा अपने आप को शुगर कोटेड भी करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, मामला ये है कि ईरान ने एग्रेशन नहीं किया, ईरान के ऊपर एग्रेशन हुआ, और ये एग्रेशन पहली बार नहीं हुआ। ठीक है, ये इससे पहले भी जब से वहां पर, अब उनके जो इंटरनल सेटअप है उस पर मुझे भी हो सकता है बहुत सारी रिजर्वेशंस हों, लेकिन ये बहरहाल उनके अपना मामला ईरान का कि वो वहां पर किस किस्म का स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वो दूसरों के साथ क्या बिहेव करते हैं। तो देखें एग्रेशन क्यों नहीं किया, हमास क्या था? अच्छा, मेरी बात तो नहीं, वो सर वो काउंटर प्रोडक्टिव था। हिजबुल्लाह किसका था? सर मैं बताता हूँ, मेरा मतलब सर मैं आपको बताता हूँ ना सर, वो इसलिए था मुबशिर साहब, वो नहीं, वो प्रॉक्सी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अगर वो नहीं है अब, तो इसलिए इसराइल हमला करना शुरू हो गया। वो इसराइल को का अग्रेशन रोकने के लिए बनाई थी। अब वो वहां पर नहीं रही है, तो अब देख लें। टीटीपी कर रहा है ना, तो हमें पता है कि पीछे हिंदुस्तान है, पीछे भारत। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें उनको भी मुकाबला सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने एक तरीके से अपने आप को सेव किया हुआ था। उनके पास 2 रास्ते थे मुबशिर साहब, या तो वो न्यूक्लियर रखते, न्यूक्लियर बनाते और अपने आप को सेव करते। अगर उनके पास न्यूक्लियर होता, अमेरिका समेत किसी की जरूरत नहीं होनी थी कि वो वहां पे जाके अटैक करता। अब नॉर्थ कोरिया पास है ना न्यूक्लियर, ट्रंप नु कहो ना सर, ट्रंप नु कहो ना करे हमला, करे हाँ हमला होते उधर नहीं जाएंगे, इसलिए कि पावर इज एवरीथिंग। दुनिया में ताकत की हुक्मरानी होती है। में सिर्फ एक अच्छा, अब नहीं, मुझे एक बात कंप्लीट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि ये ईरान के साथ एग्रेशन किया है, ये 2 इन पावर्स ने, उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से वो सद्दाम हुसैन के साथ या लिबिया के साथ कर गए, ये यहां कर देंगे। नहीं सर, ईरान डिफरेंट चीज है, उसकी बकायदा 7-8 हज़ार साल की हिस्ट्री है, और वो 9 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो यहां पर आके एक दफा फिर जो है वो अमेरिका बुरी तरीके से फंसेगा। फेयर इनफ, मैं खुदा ना खासा जस्टिफाई नहीं कर सकता जो उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दूसरी साइड का भी मौक़िफ़ सुन लेना चाहिए, कभी हेल्पफुल हो जाता है। उनका कहना है कि ये अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू हमसे अटैक ही कर रहे हैं ना हर वक्त, तो हमने तो इसलिए हमने कहा मेन सोर्स को ही खत्म करो, जहां से फंडिंग आ रही थी उसी को खत्म करो। देखिए, बात यह कि इस लड़ाई का हल एंड में टेबल के ऊपर ही होना। ईरान के साथ मसला एक और है, वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, इजराइल ने हमला कर दिया। वो यूरोप के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, अमेरिका ने हमला कर दिया। उसको अब ये नहीं समझ आ रही वो किसके साथ मुज़ाकरात करे। तो इस सिचुएशन में अब मेरा ख्याल है कि चाइना और पाकिस्तान 2 ममालिक ऐसे हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं,
और इस खित्ते में अब अगर अमन होना है तो वो चाइना और पाकिस्तान ही कराएंगे। चले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। फील्ड मार्शल की बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, पूरी दुनिया में जो है वो नजरें थी इस मुलाकात पे, और लंच हुआ, और जितना कि गुफ्तगू बाहर आई, तो जो थोड़ा बहुत अलामिया बाहर आया, तो बड़ा हौसला अफजा डिस्कशन हुई डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान। ईरान के इशू पे बात हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान ईरान को समझता है, तो शायद उन्होंने कोई टास्क भी सौंपा हो कि कोई बातचीत की जाए, और उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे तो नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए, और मैंने तो सर्बिया, कांगो, रवांडा की जंगें रोकी, मुझे तब मिलना चाहिए था। मुझे इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी, मुझे तब मिलना चाहिए था, लेकिन ये लोग मुझे देंगे नहीं, ये लिबरल्स को देते हैं, ये मुझे नहीं देंगे। और उसके बाद सागडार साहब एक खत लिख देते हैं कमेटी को, नोबेल कमेटी को, कि उस ज्यूरी को, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनकी नॉमिनेशन की हम सिफारिश करते हैं, पाकिस्तान सिफारिश करता है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर देते हैं ईरान पर। तो अब वो अमन का जो दाई बन रहे थे, क्या अब भी उन्हें नोबेल? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये एक लम्हे के लिए छोड़ दें इसको, क्या उसने किया क्या नहीं किया। 22 अमेरिका के सदरों ने जंगें की हुई, यानी 1-2 ने नहीं, 22 ने टोटल अभी तक। देखिए अब बहुत टाइम आ गया, 21वीं सदी के हम बीच में हैं, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद का सोचना चाहिए। आप किसी काबिल होंगे तो आप किसी दूसरे की मदद करेंगे, अभी तो अपनी मदद आपको करवानी। आजकल ट्रंप ने हमें इंडिया के इक्वल कर दिया और हमें वो बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लें, आप सऊदी इन्वेस्टमेंट्स ले लें, यहाँ पे आप UAE की इन्वेस्टमेंट्स जो वादा हो गई हमें उनको ले लें। इन हालात में अगर हम ट्रंप, हमारे कहने पे ना उसको मिलना है, ना हमारे कहने से इनकार होना, लेकिन अगर हमारे उसको ये कहने से उसको ये लगता है कि जनाब पाकिस्तानी जो है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें फर्ज करें 1% आपका ट्रेड अगर बढ़ा दिया तो आप कितने बिलियन डॉलर जो है इस मुल्क में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो हर चीज को जज्बातियत में नहीं लेते। और यहाँ पे जो खिलाफ कर रहे हैं ना इस बात के, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह देना कि कैदी नंबर 804 को मैं छुड़वाना चाहता हूं, तो ये सारे मुखालफीन उसके लिए दोबारा लॉबिंग फर्म्स हायर करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अमल कर दे इस बात। अच्छा मुबशिर साहब ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ 804 ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 420 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। कहना ਉਹ 800 मैं लानत पे ਉਹ ਕੈਦੀ नंबर 420, अच्छा उसका एग्जैक्ट नंबर भी 420 नहीं या 393 है ਉਹਦਾ नंबर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसकी खबर ले लें। अच्छा क्या मेरे पास बड़ी ब्रेकिंग मैं न्यूज़ बोर हूँ यार, अडयाला जेल में कैदी यार मैं नंबर, बोर हूँ उसकी खबर से। सर मुझे इतला मिली है कि वो वॉक कर रहा था और पास ही एक कैदी गुजर रहा था, उसने हमें बताया है कि दिल में उस इसराइल को बुरा कह रहा था, दिल में बुरा कह रहा था, लेकिन इमरान खान दिल में बुरा कह रहा लो था जी मैं, और अमेरिका की मजम्मत कर रहा था ईरान पे हमला करने दिल में। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये डेवलपमेंट तो है ना सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, गोंगला तो मिट्टी झाड़ना। आज सर पीटी ने गोंगला तो मिट्टी झाड़ी। अच्छा। आज उन्होंने नेशनल असेंबली के इजलास में जानने से पहले लॉबी से गुजरते हुए उनके हाथों में थे प्ले कार्ड्स, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसराइल मुर्दाबाद, एक पे लिखा हुआ था अमेरिका मुर्दाबाद। ये जो साबिक स्पीकर हैं उन्होंने पकड़ा हुआ था, फिर ये आमर डोगर ने पकड़ा हुआ था, फिर ये उमर अयूब ने पकड़ा हुआ था। तो ये जो बहुत ज्यादा तनकीद हुई सब तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने ये पकड़ के एक कैटवॉक सी की है एंड दैट्स इट, ये उन्होंने एहतजाज किया। 2-3 बारी पिछले 1 महीने में US एम्बेसी गया, ठीक है, और जितने आपके PTI वाले जो अपना ये प्ले कार्ड उठा के और अमेरिका को और उसको बुरा कहते हैं, वो वहां पे सूट पहन के बैठे होते हैं और ठीक है ना, वहां पे खिदमतें कर रहे होते हैं। और मैं अब क्या क्या बताऊं कि क्या क्या बातें वो कर रहे होते हैं वहां पे। ये एक्चुअली चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो इनकी प्रेस टॉक किससे कैरी करनी है, इनके टिकर कैसे बनेंगे, इनकी बातें कौन सुनेगा। तो एक्चुअली वो जो कैदी नंबर जो भी है फलां फलां फलां, उसको मरवाने वाले उसकी अपनी जमात वाले हैं। और आज ये मुझे नहीं पता, अभी भट्ट साहब भी बता रहे थे और नवीद बता रहा था मुझे,
हाई कोर्ट के बाहर भी हंगामा कर नहीं, रहे आज उन्होंने देखे जमानत पर फैसला महफूज हुआ। जमानत पे फैसला महफूज हो सकता है जब तक हमारा ये 9 मई केस है। मैं बताता हूँ, 9 मई के 8 केसेस में जमानत का मामला था। इनकी जमानत जो है उन 8 केसेस में जो लाहौर के अंदर दर्ज है, कुल इनके ऊपर जो है ना 14 मुकदमात, 14 में से 12 मुकदमात में ये गिल्टी करार पाए हैं पुलिस तफ्तीश के अंदर। अब उनमें से 8 मुकदमात जो हैं उनकी इन्होंने जमानत अप्लाई की थी यहाँ से सेशन एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनकी जो जमानत की अपील थी या वो दरखास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ ये गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट में जमानत का फैसला हुआ है महफूज उन 8 केसेस के अंदर। अब जब फैसला महफूज हुआ है तो पीटीआई ने अपने लोगों को बुला लिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रेशर डालने के लिए अदालत के ऊपर कि वो फैसला दे और इमरान खान के हक में दे। तो ये वहां पर एक बकायदा मुजाहरा कर रहे थे, वहां पर वो गए, वहां पर बहुत सारे इनके लीडर थे जो जैसे तलत ये कह रहे हैं ना अपना, सॉरी मुबशिर साहब, बुरा सॉरी यार, मुबशिर साहब कह रहे हैं ना कि वो जो हैं बकायदा तौर पर उन लीडर बन गए हैं। शौकत बसरा उन लीडर है, ठीक है। मतलब हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि शौकत बसरा के ट्वीट पर जो लाइक्स आ रहे होते हैं और उसको लोग रीट्वीट कर रहे होते हैं, पीटीए के जो ट्रोल्स हैं वही कर रहे थे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने वहां पे जाके प्रेशराइज करना शुरू किया अदालत को, और वहां पर इन्होंने ये एक रोला डाल दी कि जी अदालत के ऊपर दूसरी साइड से प्रेशर है और वो फैसला चेंज करवा रहे हैं, इजाजत साडा बंदा छड्डू है, ठीक है। ये हरकतें कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 9 मई किया मुबशिर साहब इन्होंने, और जिनकी जो है ना वो यादगारें जलाई गई, मुजस्मे उन शहीदों के जो है ना वो गिराए गए, और एक कू था वो उस वक्त के चीफ के खिलाफ। रेबेलियन थी, कू नहीं था, रेबेलियन थी। तो आज ये उन्हीं से मुज़ाकरात की बात भी करते हैं सर। मुज़ाकरात तो नहीं, मिन्नतों की बात कर रहे हैं। साड़ा तरला सुन लो, तरला, समाजत, इन चीजों के ऊपर है मुज़ाकरा। देखे नहीं, मुज़ाकरात अपना बकवास का लफ्ज है। मुज़ाकरात का मतलब है कुछ दो कुछ लो। ये क्या दे सकते हैं? ये फील्ड मार्शल को क्या देंगे? चले मुझे समझाएं जरा। कोई ऐसी बात नहीं, बात देने को कुछ नहीं, सिर्फ मिन्नत तरला है कि छोड़ दे यार, जान दे, गुस्सा हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। भाई ये कर रहे हैं, एनआरओ है। पीटीआई के हालात क्या हैं सर? वो तो आपने बात तो खत्म कर दी कि इमरान खान अगर रिहा हो गया तो ये सियासत इनकी खत्म हो जाएगी, बाकी जो लीडरशिप है। वैसे जो है अलीमा खान का अपना दड़ा है वहां पे जी, बुशरा बीबी का एक ऑर्डर आता है अलग से, भाई अपना इमरान के नाम पे अभी भी सबको फंड मिलते हैं। नहीं, एक बात और भी पकड़ते हैं, एक बात और भी मुबशिर साहब, दड़े दुड़े सारे कहीं मैटर नहीं करेंगे, इमरान के नाम के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, वो ये मसला नहीं है। पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान, उसके अलावा पीटीआई कुछ नहीं। दूसरी बात जो है ना वो सिर्फ ये है, और ये साबित हुआ, फ्रैंकली ये बात साबित हुई है इलेक्शंस में, ये उसने साबित किया। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि इन्होंने एक ज़ाहिर आपने एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का जिक्र किया, उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की। नहीं सर, वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी सर। मैं आपको बताऊं इसलिए कि फौज पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। पाकिस्तान पूरी की पूरी कौम फौज के पीछे है और फौज हमारी है। तो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कू किया था, कोशिश की थी, जो नाकाम हुआ, और उसका नतीजा वो भुगत रहे। इमरान खान जूनियर, कासिम और सलमान ने उर्दू सीखना शुरू कर दिया है। बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, और उन्होंने कुछ टीचर उनको उर्दू सिखा रहा है, और जमाइमा पूरा उनकी निगरानी। चलो बाप नमाज सीख लेगा, चलें यार, मुझे उर्दू सीख लेंगे। अच्छा मुझे सर, कहीं जमाइमा की तरफ से कोई ट्वीट आया हो इसराइल के खिलाफ, उसके 2 बेटों की तरफ से आया हो, उसकी बेटी की तरफ से आया हो? भाई ने तो फंड किया इसराइल बेटी तो है ही कोई नहीं है ना, नहीं टैरिगन बेटी है, किन की बेटी? इमरान खान की बेटी। नहीं भाई, और सर कमाल करते हैं, कैसे हो सकता है? तो उसने माना हुआ है, बच्चे हैं सिर्फ, उसने माना हुआ है, उसने एफिडेविट दिया हुआ है अदालत को। गलत तो नहीं कह रहे? 2 बेटे हैं। एक सेकंड, और एक अदालत में डीएनए टेस्ट नहीं कराया, एक अदालत में लाई डिटेक्टर नहीं कराया, ठीक है ना। ये वही आदमी है, और वो बेटी जमाइमा ही पाल रही है, और उसको बहुत लंबा अरसा आप अपनी अलीमा बाजी को पूछना ना जाके, आज $10,000 अलीमा खान इमरान खान की तरफ से उसको हर महीने खर्चे का भिजवाती थी। फिर जमाइमा जाके उसको ले आई अपने पास, और तब से उसके घर में पल रही है वो।
किसी की बेटी की परवरिश करना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो किसी नहीं, जिसकी बेटी है वो मान लेना कि मेरी बेटी है भाई उनके सिर्फ 2 अच्छा, बेटे ये हैं पता क्यों और नहीं टेस्ट कुछ बच्चे जहेज में आए हैं खावर मानिका की तरफ देखिए से। मेरी बात सुनो, ये टेरियन तो नहीं है उसमें? नहीं खावर मानिका की तरफ से बच्चे नहीं सिर्फ जहेज में आए, वो लतीफ भी आया जिन्हें सारा कुछ देखा। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा सुने, वो ये जो झूठ बोलने बार देख रहा है वो झूठ बोलने वाला जो इनका है पकड़ने वाला आला, उस पर ये टेस्ट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि पहला सवाल ही होता है आपका नाम क्या है, आप बताते जी मेरा नाम ये, आपके वालिद साहब का नाम क्या ये, आपकी शादी हुई है जी, कितनी बीवी हैं वो बताते हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों ने आगे उन्हें फाफ जाना, उत्थे उन्हें झूठ बोलना सी कि 2 बेटे, काम फड़िया जाना सी, तो वो झूठा साबित हो जाना था, इसलिए भाई वो नहीं करवाता। असल मामला ये जो झूठ बोलने वाला टेस्ट है इसको क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट है? तो उसमें बच्चों का कहां जिक्र आ गया भाई? वो तो आना है 9 मई की साजिश आपने प्लानिंग की, ये मनी लॉन्ड्रिंग की, फॉरेन फंडिंग की। नहीं मेरी बात सुनिए, ये होता ही है कि जिस वक्त आप अदालत में जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर कानूनी तौर पर तफ्तीश होती है, तो ये एक प्रॉपर तरीकेकार है, हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया, तो उसमें आपसे पहले आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप हैं कौन, आपने स्टैब्लिश करना है कि ये इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, ठीक है। और फिर ये वो इस तरह स्टैब्लिश होता है कि जनाब इनकी इतनी शादियां थी, 3 थी, 2 थी, उनसे पूछते हैं वो बताते हैं, बच्चे कितने हैं वो बताते हैं, बहनें कितनी वो बताते हैं, तो ये पूरा खानवादा उसमें पहले आता है। इससे लीगली ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि जिस शख्स को इल्जाम के तौर पे रखा गया इस केस के अंदर मुल्जिम है, वो यही शख्स है। सर आपको एतराज किस चीज पे है? मोर्शी साहब ने बता दिया कि 10 लाख महीना उस बच्ची को खर्चा मिल रहा है। 10 नहीं सर 30 लाख बन जाता जी। अच्छा चलो 30 लाख कर लो यार, तो उसकी परवरिश हो रही है, तो आप नहीं वो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि बच्ची को बाप ओन कर ले, बस इतनी सी बात है यार ऑफ भी बच्ची पाली रही है ना, नहीं ओन कर रहा। नहीं वो पल तो रही है, वो तो उसकी माँ की बड़ी जायदाद थी जी लबी है, वो तो भी पाल जाएगी, लेकिन मामला ये है कि ये साहब अपनी बेटी को ओन तो करना यार, जेड़ा अपनी धी नहीं ओन कर रहा। गोल्डस्मिथ जो है वो इजराइल को फंड दे रहा इस वक्त जी। अब आप लोग इमरान खान देखें सर, ये जैक गोल्डस्मिथ कौन है? साला है ना अब आप सुने मेरी बात। किसका सर? इमरान खान का साला है। अच्छा सर मुझे पता नहीं था। जमैमा का भाई। मैं क्या क्लियर कर दो। एक तो आप ये देखें कि 21 दिन में मैंने देखा कि 24 ट्वीट्स आई जहर आलूद। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, एक ट्वीट नहीं है। फिर सडनली हर रोज दब ट्वीट आ रही है। और ईरान के ऊपर हमला हुआ, कोई ट्वीट नहीं। इजराइल की कंडेमनेशन, कोई ट्वीट नहीं। मोदी की कंडेमनेशन, कोई ट्वीट नहीं। कौन लोग हैं यार ये? अगर ये गद्दार नहीं है तो और गद्दारी क्या होती है? सर आगे बढ़ने से पहले जरा इंडिया की क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो शिवानगी इजराइल ईरान जंग में अमेरिका का अटैक, नरेंद्र मोदी की क्या सूरत है? नरेंद्र मोदी तो जिल्लत और रुसवाई का एक अपना जीता जागता सबूत है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ भी और प्रेडिक्शन भी है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों कुत्ते की मौत मरेंगे और जलील होकर जिल्लत और रुसवाई के साथ मरेंगे। नरेंद्र मोदी जो है उसको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और वो बिहार के इलेक्शन हारने जा रहा है और उनसे काबू में नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपनी टर्म पूरी नहीं करेगा वज़ारत उज़्मा की। ईरान को उन्होंने धोखा दे दिया बड़ा शदीद किस्म का इजराइल के साथ मिलके। तो ईरानियों को अब समझ आ रही है, उन्होंने उनके बंदे गिरफ्तार करना शुरू कर दिए हैं। रॉ का एक हेडक्वार्टर वहाँ पे उन्होंने ख़त्म करवा दिया। तो अब उस वजह से BLA भी यतीम होगी। जो पिछले प्रोग्राम में भट्ट साहब कह रहे थे कि जब से ये हमला शुरू हुआ है BLA इनएक्टिव हो गई है, तो मोदी का कोई फ्यूचर नहीं। अच्छा मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन में इजाफा थोड़ा सा कर दूं कि ईरान की साइड के ऊपर जो बलूचिस्तान है वहाँ पर उन्होंने उसके एक एरिया, मुझे उस एरिया का नाम एग्जैक्ट भूल गया, वहाँ पर एक वर्कशॉप पे छापा मारा गया और वहाँ पर इंडियंस थे जो कि जिनसे ऐसी चीज़ें बरामद हुई, ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकले जो मोसाद और राह दोनों के लिए वो काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। और मुबशर साहब ये जो मोसाद और राह एक कोई शय है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि जो वर्कशॉप थी उसमें से सुरंगें भी बरामद हुई हैं और वो जो सुरंगें थी वो ये वर्कशॉप उस जो पासदारान इनकलाब है उनके जो एक कोई हेडक्वार्टर कह लें या एक उनका ऑफिस कह लें उसके काफ़ी करीब था और ये सुरंगें उसकी तरफ जा रही थी। ये वहाँ से फिर वो लोग पकड़े गए, उसकी फुटेजेस भी आई हैं और वो लोग, उनकी तादाद जो है वो कम और बेश को 400 के करीब है, जो जिनमें अफगानी भी हैं और जिनमें इंडियंस भी हैं।
पीटीआई की पंजाब में हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और फरक गोगियों की दास्तानें और जहाज भर के डॉलरों के जा रहे हैं और डायमंड हीरे की अंगूठियां और वो सारी दास्तानें थी। अंसार बासी हैं, उन्होंने लिखा है कि जी वो कुछ 10 अरब की करप्शन हो गई है पंजाब हुकूमत में। और वो मोनोसलाई ने ट्वीट किया है, उसमें अज़मा बुहारी ने जवाबी ट्वीट किया है कि ये आपके अब्बा के दौर की करप्शन है। तो अब्बा का ये वाला दौर तो हफ्ते 10 दिन का होगा, महीने जो मर्जी है। बात यह है कि मोनस को तो किसी बात पे बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो $200 मिलियन लेके भागा हुआ भगोड़ा। ठीक है, दूसरी बात है उसके बाप ने जितनी करप्शन की, उसके ताया ने जितनी की, उसके बड़ों ने जितनी की, वो सबको पता है। वो कोई ऐसी ढकी छुपी बातें नहीं है। देखिए ये जो बात है ना, इसमें मैं तो कभी करप्शन को जस्टिफाई नहीं करूंगा और मैं तो उसको बुरा ही कहूंगा, लेकिन करप्शन वो होती है जो साबित हो। ये ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट्स होती है ना जी, ये एनोमलीज के ऊपर इजहार कर रही होती है कि ये आपने ये इसकी रसीद नहीं दी, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ये रसीद नहीं दी है, इसका आपने ये खर्चा बताया, इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ है, इसका। और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होता है, वो कोई ये नहीं है कि एक जगह पे किसी ने 10 अरब खा लिया। वो जो गैप्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के, अब अगर कोई सहाफ़ी उसको करप्शन लिख देता है, या कम से कम मुबैना करप्शन लिख देता, मैंने तो पढ़ी नहीं अंसार अब्बासी की स्टोरी, मैं तो बहुत अरसे से, सालों से अंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ियों को पढ़ना छोड़ा हुआ है। तो अंसार अब्बासी के नाम से छपने वाली खबरें क्या अंसार अब्बासी की होती हैं? मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको नहीं पता? मैं बता देता हूं। अच्छा गल तो सुन लो, एक बंदा अपने ना तो क्लेम कर रहा है मेरी खबर है, मैं किवें कमाऊदी नहीं यार, मेरे को केड़ा सबूत है कि उन किसी होर ने लिख के दी? जो मैं बात कह रहा हूँ वो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ ये है कि और लोगों ने लिखी होती है उनकी स्टोरी, मशहूर है ये। अच्छा ये वैसे सबूत कोई नहीं है। ये वैसे एक और शख्स के बारे में भी ऐसे ही है, वो शाहीन से भाई पाकिस्तान से भागा हुआ एक करेक्टर है, उसके बारे में यही था, वो एडिटर रहा है एक अंग्रेजी अखबार का, बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार का, और 2 का रहा है, बल्कि डॉन का तो मैंने याद है, दी न्यूज का भी चीफ एडिटर। फिर उसने जनरल फैज का मीडिया सेल ज्वाइन कर लिया। हाँ जय, वो अभी भी वहीं पे है, अभी उसी मीडिया सेल में है। लेकिन उसके बारे में यही था। मगर जो खबर आप डिस्कस कर रहे थे वो मैं आपको बता दूं, असल में ये ऑडिट पैरा होते हैं और इनके ऊपर इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगाया जाता है कि ये इरेगुलर हो गया मामला, यानी पहले अप्रूवल लेनी थी बाद में ली गई है, या इसकी अभी अप्रूवल लेनी बाकी है, या इसकी रसीदें पूरी नहीं है, PC1 नहीं बना, इसका PC2 नहीं हुआ, इस तरह का कुछ सीन होता है। करप्शन नहीं है इसको ये कहा जाता है। देखिए करप्शन होती है कि जिसमें कोई इदारा आपके ऊपर साबित कर देता है कि आपने ये मालियाती गबन किया है या करप्शन की है, ये क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर इस तरह से रिएक्ट करना। अच्छा, इस मुल्क में कभी करप्शन जब साबित हो जाती है, पकड़ी जाती है, आज तक कोई 1000 रुपया रिकवर हुआ? नहीं हो सकता। उसकी वजह कि जिसने पकड़ना है वही तो करप्शन कर रहा है, वो या उसका भाई कर रहा है। नहीं भाई हुआ है। ये जो केस है मलक रियाज वाला, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद हुई है, इसमें नहीं, लेकिन अभी एक बात सुने सर, इसमें वो जमीन जो रिश्वत के तौर पर ली गई, अलकादर ट्रस्ट वाली, वो साबित शुदा है, वो रजिस्ट्री इंतकाल उनके नाम है, इमरान खान के और उनकी बीवी के नाम है, वो मौजूद है। नहीं, अब सुन लेना, क्या नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट कायम हो गया? अब सुन लेना पहले बात। और जो रकम वापस की गई इमरान खान के कहने के ऊपर मलक रियाज को, वो भी मौजूद है। तो ये बरामदगी के बाद ही सजा हुई थी। नहीं, वो तो इस केस में ऐसा हुआ, एक और केस कर दिया, बट जनरल एक रूल ये है कि यहाँ पे करप्शन की कोई सजा नहीं और आज तक किसी को नहीं, इसलिए तो बार बार होती है करप्शन, इसलिए तो हर रोज होती है। जिस दिन आपने चौक पे टांगना शुरू कर दिया लोगों को, चोरों को, डाकुओं को, करप्शन खत्म हो गई। अच्छा सर, एक बड़ी तकलीफदेह खबर अपने शोबे की आपसे डिस्कस करनी है। पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है जंग ग्रुप, वहां से जो है ना सैकड़ों लोगों को इंतहाई तज़ीक आमेज तरीके से जो है उनको जबरी बरतरफ किया जा रहा है, और वो घर से नौकरियां करने आ रहे हैं और उनको गेट पे रोक लिया गया है। और उसका एक यूनिट है आवाज अखबार, और आवाज की सर्कुलेशन जंग से कहीं ज्यादा है। आज भी वो बंद कर दिया गया, 2 दिन हो गए, सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया है। जंग लाहौर के न्यूज रूम में CNE को नीचे गेट रोक लिया गया है, साग शाकर को, और उन्हें कहा गया न्यूज रूम के लोगों को कि उसी 40-50 हजार सैलरी में कराची ज्वाइनिंग दे दे अगर आपने नौकरी करनी है। इस तरह की एक ब्लैकमेलिंग वापस शुरू। सबसे अमीर आदमी कौन है? ये एलन मस्क। उसने कितने फारिग किए ट्विटर जब टेक ओवर किया? उसने कितने फारिग किए अपनी स्पेसएक्स के उसमें? रिचर्ड ब्रांसन से बड़ा बिलियनियर कौन है? उसने कितने फारिग किए वर्जिन अटलांटिक पे, वर्जिन ट्रेन में और अपनी बाकी उसमें। देखिए, एक कारोबार होता है
और कारोबार की एक इफादियत होती है, और ये दुनिया का एक असूल है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें कम अच्छा लगे। हम खुद कई बार फारिग हुए इस वजह से। अगर एक इदारा एक मालिक को कमा के नहीं दे रहा तो वो उसको खैरात के तौर पे तो नहीं चलाएगा। और ये जो हकूक की बात कही, ये बोलते रहे यार आप दोनों लेबर लीडर है ना, असल में लेबर मैं सर देखिए मुबश्शिर साहब, आपने बिल्कुल, मुबश्शिर साहब ने तय किया और दुनिया में यही रूल चलता है, यही बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इसी रूल के ऊपर आर्गूमेंट करने लगा और मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये बिल्कुल उस साहब का हक है जिसका कारोबार है कि वो समझता है जी मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, वो दुकान बंद कर दे अपने, लेकिन भुगतान सारे कर रहे हैं, यानी जो जिसके उसके जिम्मे जो लायबिलिटीज हैं वो उनको अदा करें। जो वर्कर वहां पर 20 साल से 25 साल से काम कर रहा है उसके पैसे दें। मैं आपको वजह बताता हूँ, आज से 8 साल पहले मैं उस इदारे के ऊपर कर रहा था प्रोग्राम, ठीक है ना, तब यही वर्कर्स मुझसे लड़ते थे, यही मेरे गले पड़ते थे उस वक्त आके, और मैं इनको क्या कहता था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हो, शर्म करो, को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो ले लो। ये कहते थे जब हम खुश हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ना होते तो उनको और राइट्स अच्छा मुबश्शिर साहब, अब ये मैं बताता हूं, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, मैं आपको बताना 25 साल के आप साहब सर, ऐसे लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, मैं बताता हूं सर, नहीं हमारे पास, मैं आपको मैं ऐसा नहीं है मुबश्शिर साहब। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का एक फैसला है और उस फैसले को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, क्योंकि वो जब चैलेंज करने गए तो पिटीशन मौके पे उड़ा दी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। ये इफ्तिखार चौधरी का ही फैसला है और ये सबसे बेहतर फैसला है अब तक का उनका। वो ये है तो उन्होंने कहा कि जो शख्स भी किसी अदारे के अंदर जो कि लेबर होगा वो 3 महीने या उससे ज्यादा नौकरी कर लेगा, ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज के हवाले से है, तो फिर वो रेगुलर कंसीडर होगा। ये सर फैसला नहीं है ना सर, फैसला है। एक सेकंड मेरी बात सुने, अपना ये अदालतें अपना मजाक उड़वाती हैं, ऐसे फैसले कर देती हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हुए इम्प्लीमेंट नहीं हुए ना यार सर, हुए इम्प्लीमेंट, मैंने करवाए, मैंने अपने पे करवाया ना, मैंने अपने पे, वो तो खड़ा हो बंदा जो जाए अदालत, इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल जाए, वो फैसला उनके हाथ में आएगा। बता दो, आवाज लाहौर से छपता, उसका न्यूज रूम लाहौर में है, और टोटल जो सैलरी पैकेज है पूरा न्यूज रूम, रिपोर्टिंग, कैमरा, एडिटर समेत मिला के वो 7.5 लाख रुपए है। 7.5 लाख के मील्स की मामले आवाज बंद कर दी। एक मिनट, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि 30 साल पहले जिसने जॉब शुरू की 22,000 पे, आज अगर वो 24,000 पे है तो इसका मतलब है वो या तो 2 नंबरी कर रहा था, ठीक है ना, या वो कुछ और काम कर रहा था। देखे 22,000 से तो घर नहीं चल सकता ना, ये 25,000 से 30,000 से, ठीक है सर। इसका मतलब है एक एंगल ये है जो आप कह रहे हैं, एक एंगल है ना, नहीं एक एंगल मैं बताता हूँ ना सर, क्यों मैं बताता हूँ ना, इसलिए कि मैं जो बात करूंगा वो दिल्ली से करूंगा ना। देखिए ये जो न्यूज एम्प्लॉइज है ना, ये एक एक्ट के तहत जॉब कर रहे होते हैं, ये बाकायदा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूज एम्प्लॉइज एक्ट के नाम से एक चीज ऐड है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसके ऊपर ये मालकान अगर अमल नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर एक अदारा बना हुआ है, उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल। आप भी फारिग हुए हैं सर, मैं भी फारिग हुआ हूं। अपना ये न्यूज एक्ट उस वक्त तो नहीं एक्ट होता सर जी, आप नहीं जाते अदालत में, बता रहा हूं। मेरा मतलब है सर, ये मैं बताता हूं, इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल है कि नहीं, ITA नहीं है कि नहीं, वहां पे जाए। मैं गया हूं, मैंने जाके वहां पर हक लिया, मैं बता रहा हूं, तो आप भी देखें। इसमें आर्गुमेंट सिर्फ एक है कि जनाब आप अपना जो है ना, हमें क्योंकि हम आपके फायदे के हिस्सेदार नहीं थे तो हमें नुकसान का हिस्सेदार ना बनाए। ये तो एक आर्गुमेंट समझ आती है, लेकिन ये कोई तड़ी नहीं है उस एम्प्लॉयर के ऊपर। अगर उसका आपकी 50 दुकानें हैं, जो उनमें से 4 दुकानें नहीं चल रही होंगी वो आप शटर डाउन कर देंगे। ठीक है, कर दें, लेकिन मार्केट का उधार तो देना है कि थोड़ा सा भुगतान करना ना, थोड़ी सी अखलाकियात इतनी तो होनी चाहिए। 30, 35 साल जिन लोगों ने दिए, जिन पत्थरों पे आपने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, इमारत खड़ी कर दी, आप उनको जमा करें एक जगह पे, आप उनके साथ बैठें, आप उन्हें बताएं कि नई कारोबार चल रहा है, ये इश्यूज हैं। आप इस तरह सर दरवाजा बंद कर देंगे? नहीं यार, मेरा मतलब है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता, मैं खैर अब मेरा नाम मीर शकील तो नहीं है, मैं उनको डिफेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे अपने इदारों में ये प्रॉब्लम होती है। मैं भी एक छोटा सा इदारा चला रहा हूँ, हमें भी फारिग करने पड़े हैं लोग, नई आमदनी नहीं है, क्या करें। ये बात ठीक है, लेकिन आप उनको सैलरी देके फारिग करते हैं सर, ये ऐसे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, बाद में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें आपके इदारे से सैलरी नहीं मिली। अब क्योंकि मैं हर एक से डील नहीं कर रहा होता,
ठीक है ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो डील कर रहे होते हैं। मुझे पता ही नहीं होता ये आदमी हमारा एम्प्लॉय भी था कि नहीं था। और अभी तो हमारे थोड़े से नंबर है ना, यानी दर्जनों की बात कर रहा हूँ ना, वहां तो हजारों लोग होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। यार इन हालात के पेश नजर मुबशर साहब, मुख्तसर जो है ना, आप और भट्ट साहब, आप जो है ना नई नस्ल में अगर कोई इस मुल्क में साफत करना चाहता है उसको तो जरा बताएं, वो साफत कर ले। नहीं बिल्कुल नहीं आना, मैं तो बताएं जरा प्लीज। मैं तो सर डे फर्स्ट से अभी लेक्चर दिया, मैंने कहा उनको ना करें। बिल्कुल इस तरह नहीं साफत तो आना खत्म हो गई यहाँ पे। तो साफत वो है जो मालकान की है, हाँ, और मालकान की अपनी ख्वाहिशात के ऊपर साफत होनी है। जब रियल एस्टेट माफिया जो है, 2 नंबर रियल एस्टेट माफिया, वो आपकी न्यूज मीडिया को कंट्रोल करे और उसका मालिक बन जाए, तो साफत तो गई बाढ़ में। हमने तो लोगों को बताना है कि भाई ये हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर है, ये हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर है, वो हम नौकरी से बाहर हो जाना है, लोगों को पता नहीं चलना, हम कॉम्प्रोमाइज है। सर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं नौजवान नस्ल को, जितने भी नौजवान बच्चे कभी मुझे मिलते हैं या मैं कहीं इस तरह लेक्चर देने जाता हूं, तो मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि प्लीज़ यार, आप ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं अपने वालिदैन के, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इसमें मत आइए। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, और अब आगे अगर आप आ रहे हैं तो फिर ये जो नए टूल्स हैं मार्केट के, मिसाल के तौर पे ये जो अब डिजिटल जर्नलिज्म है, इसमें अपने आप को कैपेबल करें, इसमें अपनी जो है ना सलाहियत पैदा करें और इसके जरिए आए। अगर आप ये समझते हैं कि आप आगे और आपको जियो यार किसी जगह पे नौकरी मिल जाएगी और फिर ताड़े बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लव गुरु जो है वो ईद पे फिल्म रिलीज हुई। वैसे हर उस शख्स पे जिसने लव गुरु की बुराई की। यार, अभी आने से पहले मैं बात नहीं, मैं पहले फिगर लेके आया हूँ। 75 करोड़ का वो फिल्म अभी तक बिजनेस कर चुकी है। ये ठीक है ना, पाकिस्तान में या ओवरसीज का भी मिला के। अच्छा, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और लागत कितनी और कम से कम लागत होगी 20-22 करोड़, उसकी 25 करोड़। और अब वो 100% जो है ना वो 100 करोड़ टापने जा रही है। आप लोग जितना कहते हैं ना, यानी इस पूरी टीम को, हुमायूं वगैरह की टीम को, अल्लाह ताला उतनी ही उनको पकड़ के इज्जत दे देता है। कमाल है। ठीक है ना। आई मीन कितनी उसने हिट्स दे दी, 5 बैक टू बैक उसकी हिट्स हो गई हुमायूं की। इस मुल्क में क्या, इंडिया में नहीं है किसी की। सलमान खान की फिल्में फेल हो रही हैं बार बार। नहीं तो यहाँ शाहरुख खान की फेल हो रही है, शाहरुख ने कहा कि जो मेरी खान की फेल हो रही है। अंधों में काना राजा ना, फिल्म बन कौन सी रही है? अपना मेरा मतलब है, अच्छा, ये फिल्म ही एक बन रही है तो पहले नंबर पे भी उसी ने रहना, दूसरे पे भी वही है, तीसरे पे भी वही है, लेकिन वो चल के रह रही है। फर्क इतना। आपने देखी और जी फिल्म देखी? नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ एक्चुअली देखने। अरे ईद पे रिलीज हुई थी, आज मैं देखने जा रहा हूँ यार। इतनी फिल्म से आपकी मोहब्बत है यार। अपना आपके साथ ही मैं शोज का, मैं 2 जंगें भुगताई हैं, पहले इंडिया पाकिस्तान की और फिर ईरान की, और इसकी हम सोते किस टाइम पे है। अच्छा, जो जंग आप भुगताते हैं वहां सुलह हो जाती है, कराओ सीज फायर, ताड़ी मेहरबानी। लेकिन आपके दोस्त से मुझे, मैं कहता हूँ तुफ है यार। वो अपना क्या नाम है उसका, वो जो मायरा खान की बुराइयां कर रहे हैं आजकल, मायरा खान की सुना है काफी। अपना तुफ है उस आदमी पे। असल में उसको बचपन में पूरे मेल हार्मोन्स नहीं मिले, तो वो आधी औरत है, आधा पता नहीं क्या है, और उसने मायरा खान के मेकअप की या पता नहीं किस किस घटिया किस्म की बातें की हैं। आप इस तरह की बात करते हैं अपने सुपरस्टार्स के मुतालिक। आपको चाहिए, लोग तो खड़े हो जाते हैं जो सीनियर सुपरस्टार्स होते हैं, जो आइकॉन्स होते हैं। यार आप आजादी है ज़ाहिर लगा रहे हैं, ऐसी आजादी गलत ढूंढ रहे हैं आप, आजादी है ज़ाहिर लानत भेजता हूं ऐसी आजादी पे, और ऐसी अपना जो है ना घटिया किस्म की बिलो द लाइन कमीन लोगों वाली बातें करने वाले। क्यों क्या नाम है उसका, पहले उसने औरतों पे की थी, उसको अच्छा किया उस्मा बुखारी ने और मरियम औरंगजेब ने अंदर करा दिया था। ठीक है ना, और बिल्कुल सही किया उन दोनों बच्चियों ने। अब दूसरी बात, आपको फिर भी बाज नहीं आता, उसके अंदर का जो शर है ना, उसके अंदर का जो नाग है ना, वो निकल के आता है। मैं आपको पता है, मायरा खान वो आर्टिस्ट है जो इंडो पाक में सुपरस्टार है। और क्यों? बिकॉज वो ग्लैमरस है। और फिल्म में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है एक्टर, जैसे शिवाना आजमी थी, जैसे स्मिता पटेल थी, और एक होता है सुपरस्टार, जैसे माधुरी दीक्षित है। ठीक है, जैसे आप समझें ऐश्वर्या थी और ऐश्वर्या राय। मायरा खान आपकी सुपरस्टार। ओके, आई मीन लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट, हुमायूं सईद आपका सुपरस्टार है, बड़ी स्क्रीन का हीरो है हुमायूं से। बिल्कुल है यार। 5 हिट हो गए तो होएगा ना। आप अपने देखिए मेरी बात सुने, बड़ा कौन है आपके घर में? बड़ा कौन है? बड़ा मेरा वालिद है। वालिद साहब की उम्र क्या है? 70+ होंगे। उनसे जाके पूछना, आज जब मैं आपको बात बताने लगा हूं, उनसे कहना कि क्लार्क गेबल की क्या उम्र थी जब वो हीरो आया था। यार उम्र की तो बात नहीं हो रही। रेड बटलर बना हुआ था, स्टुअर्ट ग्रेंजर की क्या थी, स्टीफन बॉयड की क्या थी,
चार्ल्टन हेसन की क्या उम्र थी और अभी क्या उम्र है लोगों की, एक उम्र से कोई ताल्लुक उम्र की बात ही नहीं हो रही, रोल की बात है। उसने गुरु बनावा है यार, शान हीरो है, एक मिनट, शान हीरो है, कोई शक नहीं है। नहीं, शान ग्लैमरस है। क्या नहीं, एक मिनट, ठहर जा। मैंने आपसे इंकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं कभी दो बड़े आर्टिस्ट को आपस में कंपेयर करने को मैं एक बेवकूफाना बात समझता हूं। मैं क्यों भाई, मुझे मायरा खान भी अच्छी लगती है, मुझे सबा कमर भी अच्छी लगती है, मुझे माया अली भी अच्छी लगती है। इसका ये मतलब मैं एक बताऊं भी, एक बताएं जो आपको नहीं, कुछ हर एक अपने अपने रोल में अच्छा लगता है। औरतें तो तकरीबन आपको 100% अच्छी लगती हैं। नहीं, जान्ना मलिक बोल गए, जान्ना मलिक कजन से मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बुरी लगती है आपकी कई कजन। यार आप देखें, पाबंदियां लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी राय भी ना दें। वो एक लोग बंदे ने नहीं है। टिकट खर्चा, वो सिनेमा गया, आदि जिन्स वाला आदमी जो है, रोब नहीं, लोग नहीं है वो। आपने फिल्म ना देख के इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो देख के उस बंदे को देखकर मैंने अब कम से कम एक शो बुक करके जाना। सर वो फिल्म देख के बुराई कर रहे हैं, आप ना देख के तारीफ कर रहे हैं। ये बुराई नहीं है। एक मिनट नईम साहब, मेरी एक अर्ज सुन रहे, बुराई होती है जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। मैंने आपके शो की बुराई की भी है आपके प्रोड्यूसर से, मैंने उसको बताया कि इसकी लाइटिंग कैसे होनी चाहिए थी, साउंड में क्या प्रॉब्लम्स थे, फ्रेमिंग में क्या प्रॉब्लम्स थे, कैमरा में क्या जर्क्स थे। ये एक तनकीद है, ठीक है ना, की है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नई मनीफ काला क्यों पहन के बैठा हुआ था, अपनी उम्र का नहीं लग रहा था, या भट्ट साहब ने जॉगर क्यों पहने हुए थे, अच्छा नहीं, ये वो उनकी उम्र से सजते नहीं है, क्या इस उम्र के बंदे को जॉगर पहन के आना चाहिए, नहीं बट्टे मारेंगे बच्चे, ये कोई तनकीद है? नहीं यार, अपना आप मेरी बात सुने, मैंने बड़े लोगों से सुन लिया, मैं समझता हूं कि जो हमारे आर्टिस्ट की इज्जत नहीं कर सकता, जो हमारे सुपरस्टार्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसको मैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे आर्टिस्ट की इतनी इज्जत है और इतनी उसकी जो है आपका वो जो दोस्त है ना, उसके लिए एक ही आर्टिस्ट पैदा हुआ है, वो अंतकरीब उसी के साथ शिफ्ट होगा, चाहत फतेह अली खान के। अच्छा सर, मेरी बात तो सुन, आर्टिस्ट की यहाँ पे ये कदर है कि आयशा खान बहुत एक सीनियर आर्टिस्ट, वो उनकी डेड बॉडी मिली है अपने अपार्टमेंट से कराची से, और को 8-10 दिन पुरानी लाश है और कोई पुरसाने हाल नहीं। ईदी सेंटर में लाश पड़ी हुई है। एक बेटा लंदन है, बेटी पहले मॉडल होती थी समथिंग बीबी, और एक बेटा इस्लामाबाद से चला हुआ है, पता नहीं कितने दिन से वो आ ही नहीं रहा। देखिए मेरी एक बात सुने, ये जो है ना, आर्टिस्ट का नहीं, ये इंसानियत का एक हाल है। और उसकी वजह यह है कि जब आयशा खान जो थी ना, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता था। अच्छा। क्योंकि वो खालदा रियासत की बहन थी और खालदा रियासत मेरी बहुत करीब होती थी। ओके। और उन्होंने बिल्कुल मुझे भाई बनाया हुआ था एक ज़माने में, मेरे से बड़ी थी उम्र में, और बहुत बहुत यानी बड़ा नाम था पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। तो आयशा खान, शी वॉज वेरी वेल्दी, शी वॉज वेरी वेल टू डू। उनसे जो कसूर हुआ था, उन्होंने अपनी जिंदगी में सारी जायदादें अपनी औलाद के नाम कर दी थी। वो बस अल्लाह रहम करे, मुझे एक बात याद आ गई आपकी, किसी ने ना मुझे एडवाइस एक भेजी, वो जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, को फॉरवर्ड हो के आई मेरे पास, उसमें लिखा था पैसा इतना ही कमाओ कि जब मरने लगो ना तो बच्चे डॉक्टर को ही बुलाए, वकील को ना बुला ले। वाह, ठीक है ना। तो ये हम सब के लिए एक कर्ब की बात है। अल्लाह ताला आयशा खान को अपने नहीं जी, ये ना असल में वो मुझे आबद खान का एक डायलॉग याद आ गया, वो भी एक आर्टिस्ट थे, आपको पता है, कि गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। ये आयशा खान के साथ ये हुआ है कि उसकी औलाद गंदी निकली, जिसने अपनी माँ की केयर नहीं की। आप चले, ये तो फौत होगी बेचारी, अब आगे चली गई, अल्लाह के पास उसका मामला चला गया। मैं जिंदा की बात कर लेता हूँ। आप फिरदौस जमाल को देख लें, आप देखें उसके बेटे ने किस तरह का अजीब सा वीलॉग किया था या वीडियो की थी जो आई थी सामने। यार वो मैं कहता हूं जो मर्जी है, आपका बाप है, आपका बाप है, बस आपका हक नहीं है हाँ। बात करना अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने माँ बाप को गिरा के। और उसने क्या किया सारी उम्र, आपको आपकी छाती बड़ी की है ना, आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? आप फिरदौस जमाल के बेटे हैं, ये आपकी पहचान। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर को चिलचिलाती धूप में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने, तो किस लिए? अपने बच्चों की जरूरत की वजह से आया हूं ना यार, ठीक है ना। और ये वो भूल जाए, वो मुझे बताएंगे कि मैं कैसे जिंदा रहना चाहिए था मुझे, कैसे, और उनको क्यों शर्म आती है। नहीं, ये औलाद ही गलत है।
बस इसमें आयशा का कोई कसूर नहीं है, ना इसमें शोबिस का कोई ताल्लुक है, ऐसा कुछ ये इंसानियत सोच बात है बस। ईरान इजराइल अमेरिका जंग पे बात हुई, सेर असल गुफ्तगू हुई, मुबश्शिर लुकमान साहब ने की, गौहर भट्ट साहब ने की, इसके साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की मुबैना करप्शन को भी डिस्कस किया हमने, और लव गुरु पर मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो है लाजवाब कर दिया है और बिल्कुल उन्होंने हमें बात ही नहीं करने दी। तो अगले प्रोग्राम तक के दीजिए। अगले प्रोग्राम से एक पहले इजाजत चाहिए जी सर। नाजरीन अगर हमें कमेंट से बता देंगे तो कर लेंगे, क्योंकि भट्ट साहब की आप हालत देखें, भट्ट साहब अंदर से टूट चुकी हैं बिल्कुल यार खुदा। तो अगर आप हमें इजाजत है यहाँ पर, जैसे गायबाना नमाज जनाजा होती है तो हम गायबाना आरती शिवानगी की उठा सकते हैं, यहाँ पे भट्ट साहब ने उसको चिता को आग लगानी होगी। भट्ट साहब आपने हम टेबल को ही आग लगा दे यार। भाभी से इजाजत ले ली थी शिवानगी के हवाले से या? यार मैं तो सच्ची बात है, को सती होने का तैयार है। मैं तो सच्ची बात ये है कि मुबश्शिर साहब ने जब कहा ना कि लोंडी बनाया जा सकता है, तो मैंने इस आइडिया से इतना इत्तेफाक नहीं किया। मैं नहीं, संदूर वाला काम ठीक है, तो मैं तो ये शिवानगी के लिए, शिवानगी की दीवानगी में आप मुब्तला नहीं, दीवानगी कोई नहीं, मतलब लोंडी बनाने से बेहतर आप संदूर भर दें। हमें बता दें कि हम शिवानगी के यहाँ पे आरती उठा लें और भट्ट साहब जो है उनको नहीं, ऑरेंज कपड़े पहना देंगे, व्हाइट बनाते हैं उसमें, व्हाइट बनाते हैं और गेंदे के फूल पहना देंगे इनको हम। यानी पाकिस्तान आग लान टुरे है शिवानगी ने, कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में जिसने अफसोस करना शिवानगी का वो गौहर भट्ट साहब से करेगा, बल्कि संजय भट्ट से। बिल्कुल, संजय भट्ट से आके अफसोस कर ले अपना। संजय भट्ट इस वक्त अंदर से चिकना चूर हुआ। नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।